जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट फैसल मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ। आज 21 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने अपना फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसको पार्लियामेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टी फ्रीलैंड ने दिया है। इस 131 पेजेस पर मुश्तमल इकोनॉमिक स्टेटमेंट में आने वाले सालों में कैनेडियन इकानमी की का रुख क्या होगा, उसका जीडीपी क्या होगा, उसका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, इस बारे में तफसीलात बताई गई हैं। इस के बारे में गायब गाय में आपके साथ इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शेयर करता जाऊंगा, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में दो अहम टॉपिक है जिसके बारे में हमारे दोस्त जो है, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं। और जब मैंने दो इश्यूज को अपने फेसबुक पर या अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि गवर्नमेंट जो है मॉर्गेज होल्डर्स के लिए कुछ रिलीफ लेके आ रही है, और दूसरा था कि जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स है उसको गवर्नमेंट जो है क्रैकडाउन करने का वो उसने अंदिया दिया है। इस हवाले से दोस्तों की मुझे कॉल्स भी बहुत आई, मैसेजेस भी बहुत आए। तो मैं समझता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ दो टॉपिक्स को जो है वो टच करूंगा। वो होगा, एक तो जो गवर्नमेंट ने इस जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है उसमें मॉर्गेज होल्डर्स के लिए क्या रिलीफ दिया है नहीं दिया, नंबर वन। और दूसरा जो टॉपिक होगा कि जो शॉर्ट टर्म रेंटल है उसके हवाले से जो है फेडरल गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। ये दो सिर्फ टॉपिक है, इसमें टच करूंगा। सबसे पहले जो मॉर्गेज रिलीफ के बारे में जो फेडरल गवर्नमेंट अंदिया दे रही थी, और जो इस इकोनॉमिक स्टेटमेंट में इस रिलीफ के हवाले से गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम का नाम जो है द न्यू कैनेडियन मॉर्गेज चार्टर रखा है। दोस्तों, जैसा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जितने भी मॉर्गेज होल्डर्स थे इस वक्त अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उनकी मंथली पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। वो इस वक्त फाइनेंशियल हार्डशिप में है, ये सब ही जानते हैं। ये अगर हम सब जानते हैं तो यकीनन गवर्नमेंट भी इससे में आगाह है, इसमें अवेयर है। बैंक ऑफ कनाडा भी इस बारे में जानता है कि लोग जो हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। आज जो इस जो कैनेडियन जो मॉर्गेज चार्टर के तहत क्या क्या गवर्नमेंट जो है इकदाम करने चाह रही है, किसको रिलीफ मिलेगा किसको नहीं रिलीफ मिलेगा, इसकी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें आपके साथ शेयर कर दूं, आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं, चूंकि आगे चलकर ये दोनों जो लफ्ज होंगे आप बार बार मुझसे सुनेंगे। एक होता है ऑस्फी। ऑस्फी मीन होता है कि ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये वो अदारा होता है जो जितने भी कैनेडियन बैंक्स हों, नॉन बैंक्स हों, जो इनको वो रेगुलेट करता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं, चार्टर बैंक्स भी आ जाते हैं, इनको वो रेगुलेट करता है। वो ऑस्फी होता है, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा आप जो वर्ड सुनेंगे वो है स्ट्रेस टेस्ट। अब स्ट्रेस टेस्ट बेशतर दोस्तों को शायद पता होगा, लेकिन अब स्ट्रेस होता क्या है कि जब आप मॉर्गेज लेने जाते हैं तो वो जो आपका लेंडर होता है वो आपको क्वालिफाई करता है जो कॉन्ट्रैक्ट रेट आपको मिल रहा है प्लस 2% पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपको 6.5% रेट मिल रहा है तो वो आपकी इनकम जो क्वालिफाई करेगा वो 8.5% पे करेगा। स्ट्रेस टेस्ट जो है वो 2016 में फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। इनिशियली जो इसका जो इंप्लीमेंट था इस स्ट्रेस टेस्ट का, वो जो मॉर्गेजेस थी, इंश्योर्ड मॉर्गेजेस थी, उन पर होता था। यानी इंश्योर्ड मॉर्गेजेस का मतलब ये है कि जिनका डाउन पेमेंट लेस देन 20% था। बाद में जो फेडरल गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेस टेस्ट को तमाम मॉर्गेजेस पर इंप्लीमेंट कर दिया था। यानी रिगार्डलेस आज की डेट में आपका डाउन पेमेंट भले 5% हो या 25% हो, 25-20% हो, कुछ भी हो, तमाम मॉर्गेजेस को जो है वो स्ट्रेस टेस्ट के तहत क्वालिफाई किया जाएगा। यानी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट आपका लेंडर दे रहा है प्लस 2% उसके मुताबिक आपकी इनकम को क्वालिफाई किया जाएगा। रेट आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट ही मिलेगा, लेकिन
आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट प्लस 2% पर होगी। ये दोनों ही जो ऑस्फी और स्ट्रेस टेस्ट की जो डेफिनेशन है, मैं समझता हूं इसमें चूंकि बार बार यूज होंगी, आपको पता होना चाहिए कि ये मैं क्या कह रहा हूं ऑस्फी के बारे में और जो स्ट्रेस टेस्ट के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। अब जो गवर्नमेंट ने लोगों की जो हार्डशिप है, फाइनेंशियल हार्डशिप है, मॉर्गेज होल्डर्स की जो फाइनेंशियल हार्डशिप है, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ इकदाम किए हैं। दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट कोई इकदामात करती है कुछ किसी किस्म का भी रिलीफ देने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो इकदामात आपके लिए यूजफुल हों, वो आप उससे मुस्तफीद हो सकें या उससे फायदा उठा सकें। लेकिन जो गवर्नमेंट जब भी कोई स्टेप लेती है, उसका मकसद ये होता है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उससे वो फायदा ले सके। सबसे पहले जो स्टेप उन्होंने लिया है, इस जो नया उन्होंने दिया, न्यू कैनेडियन मॉर्गेज चार्टर दिया है, इसके तहत सबसे पहले ये है, उन्होंने कहा है, मैं सबसे पहले इंग्लिश में बताऊंगा, उसके उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन ये है कि कैनेडियन कैन एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अलाउइंग टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ द एमोर्टाइजेशन पीरियड फॉर मॉर्गेज होल्डर्स एट रिस्क। यानी वो तमाम मॉर्गेज होल्डर जिनको अपनी मॉर्गेज पेमेंट करने में मुश्किलात का सामना है, वो अपने बैंक से, अपने लेंडर से, जो कि फेडरली रेगुलेटेड बैंक है, जो फेडरली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, हम बात कर रहे हैं फेडरली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। अब फेडरली जो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो ऑस्फी के अंडर आते हैं, जिसकी मैंने एक्सप्लेन किया था, उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। और बैंक अब क्या कर सकता है आपके साथ कि जो आपकी एमोर्टाइजेशन है वो उसको टेम्पररी तौर पर एक्सटेंड कर देगा। जब ये मैं कह रहा हूं कि टेम्पररी तौर पर एक्सटेंड कर देगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी मंथली पेमेंट जो है, मॉर्गेज की पेमेंट, वो कम हो जाएगी टेम्पररी तौर पर। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल पोर्शन होगा वो अब आपकी मंथली पेमेंट में कम जाएगा। लेकिन आपको फाइनेंशियल इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, हार्डशिप आ रही है, आपकी मंथली पेमेंट इससे कम हो जाएगी, आपकी आपकी एमोर्टाइजेशन को एक्सटेंड करने से। प्रिंसिपल कम जाएगा लेकिन आपकी मंथली पेमेंट कम हो जाएगी। इस ज़मरे में बहुत अहम पॉइंट यह है कि ये जो रूल है कि आप अपने जो इंस्टीट्यूशन से राब्ता करके अपनी एमोर्टाइजेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका इतलाक सिर्फ और सिर्फ उन मॉर्गेज होल्डर्स पर होगा जो कि जिनका घर प्राइमरी रेजिडेंस होगा। यानी जहां तक मैं समझ सका हूं कि अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उस पर आपकी एमोर्टाइजेशन को एक्सटेंड करने का जो रूल है वो लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी प्राइमरी रेजिडेंस है उस पे ये रूल लागू होगा कि अपनी जो एमोर्टाइजेशन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चार्टर के तहत, वेविंग फीस एंड कॉस्ट दैट वुड हैव अदरवाइज बीन चार्ज्ड फॉर रिलीफ मेजर्स। यानी कि इस मॉर्गेज चार्टर के तहत, कैनेडियन मॉर्गेज चार्टर के तहत, जो आपको इंस्टीट्यूशन जो है रिलीफ दे रहा है, उस पे जो फीस होगी या जो चार्जेस होंगे उस लेंडर के इंस्टीट्यूशन के, वो उसको वेव कर सकता है, कर देगा। उसकी कॉस्ट जो आएगी, जो फीस जो आएगी, उसको वेव कर देगा। दूसरा जो कैनेडियन मॉर्गेज चार्टर के तहत जो दूसरी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशंस। तीसरा जो है, नॉट रिक्वायरिंग इंश्योर्ड मॉर्गेज होल्डर्स टू रिक्वालिफाई अंडर इंश्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग रेट व्हेन स्विचिंग लैंडर्स एट मॉर्गेज रिन्यूअल। अब ये क्या कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि जब अब आपका जब रिन्यूअल टाइम आता है और आप अपनी शॉप अराउंड कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को, और आप अपनी मॉर्गेज को स्विच करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ,
तो आपको जब उसको ट्रांसफर या स्विच करेंगे तो आपको क्वालिफाई जो है वो स्ट्रेस टेस्ट के मुताबिक नहीं किया जाएगा। वो आपको क्वालिफाई करेंगे आपकी इनकम को, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है, जो भी आपको रेट मिल रहा है उस पे आपकी इनकम को क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें भी एक कैच है। अब कैच क्या है? लेकिन वो लोग कर सकेंगे स्विच। फॉर एग्जांपल आप ए लेंडर से बी लेंडर की तरफ किसी वजह से स्विच या ट्रांसफर करते हैं, वो सिर्फ मॉर्गेज होल्डर कर सकेंगे जिनकी मॉर्गेज इंश्योर्ड होंगी। इंश्योर्ड का क्या मतलब है कि जब आपने मॉर्गेज ली होगी तो आपका डाउन पेमेंट 20% या 20% से लेस हो तो आपकी मॉर्गेज जो है वो इंश्योर्ड होती है सीएमएससी या कनाडा गारंटी या तीसरा है सगन के साथ। अगर आपकी मॉर्गेज अनश्योर्ड होगी, अनइंश्योर्ड यानी कि आपने अगर इनिशियली जब मॉर्गेज ली होगी और डाउन पेमेंट 20% या उससे ज्यादा किया होगा तो आपकी मॉर्गेज अनइंश्योर्ड होती है। इस सिचुएशन में अगर मॉर्गेज को आप स्विच या ट्रांसफर करते हैं तो आपको क्वालिफाई स्ट्रेस टेस्ट के मुताबिक किया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट रेट और प्लस 2% पे। लेकिन अगर आपकी मॉर्गेज इनिशियली जब ली थी इंश्योर्ड थी और आप मॉर्गेज को आप स्विच या ट्रांसफर करते हैं, इस सिचुएशन में, इस ऑप्शन में आपको क्वालिफाई जो है आप पे स्ट्रेस टेस्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट भी राब्ता कर सकेंगे। चौथा पॉइंट जो है उन्होंने जो दिया है इस चार्टर के तहत, कॉन्टैक्टिंग होम ओनर्स 4 to 6 month इन एडवांस ऑफ देयर मॉर्गेज रिन्यूअल्स। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो फेडरली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो मॉर्गेज होल्डर्स को उनकी रिन्यूअल से 4 से 6 माह पहले उनके साथ राब्ता करें और उनकी जो रिन्यूअल ऑप्शन है उनके साथ वो डिस्कस करें। उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है सारी की सारी उनके साथ डिस्कस की जाए। पांचवा पॉइंट ये है कि गिविंग होम ओनर्स एट रिस्क द एबिलिटी टू मेक लंप सम पेमेंट टू अवॉइड नेगेटिव एमोर्टाइजेशन और सेल देयर प्रिंसिपल रेजिडेंस विदाउट एनी प्री पेमेंट पेनल्टीज। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी एमोर्टाइजेशन को कम करने के लिए अपनी लमसम पेमेंट करते हैं, जैसे कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मॉर्गेज प्रोवाइडर होते हैं वो साल का कुछ ना कुछ, कोई 10% को 15%, 20%, 25%, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो आपको लमसम अलाउ करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एमोर्टाइजेशन को कम करने के लिए, नेगेटिव एमोर्टाइजेशन को पॉजिटिव में लाने के लिए कोई प्री पेमेंट ऑप्शन, जो प्री पेमेंट अपनी पेमेंट करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, तो आप पे पेनल्टी चार्ज ना की जाए। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, और सेल देयर प्रिंसिपल रेजिडेंस विदाउट प्रीपेमेंट पेनल्टीज। यानी कि अगर आप अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस को बेचते हैं तो आपकी जो प्री पेमेंट पेनल्टीज हैं उनको है, उनके बारे में कंसिडरेशन की जाए। यानी कि जो घर आप जिसमें रह रहे हैं किसी वजह से आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी मंथली पेमेंट बहुत ज्यादा है और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक की तरफ से जो है उसकी प्री पेमेंट जो है पेनल्टीज बहुत ज्यादा हैं। इस सिचुएशन में जो है बैंक से वो राब्ता करें, एक्सपेक्ट करें कि बैंक जो है इस हवाले से आपकी मदद करेगा। अब ये लास्ट जो है वो है नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इन द इवेंट दैट द मॉर्गेज रिलीफ मेजर्स रिजल्ट इन टेम्पररी पीरियड ऑफ नेगेटिव एमोर्टाइजेशन। यानी कि नेगेटिव एमोर्टाइजेशन की वजह से आपकी जो, आप ये जो इस चार्टर के तहत जो है वो रिलीफ ले रहे हैं और एमोर्टाइजेशन जो आपकी नेगेटिव हो रही है, इंटरेस्ट और पर इंटरेस्ट मत ले। ये चंद एक रिलीफ प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट जो है वो दे रही है अपने तमाम मॉर्गेज होल्डर्स को जिनकी मॉर्गेज जो है
फेडरली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन से हैं, जो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी ऑप्शंस क्या हैं। उनकी ऑप्शंस क्या हैं, किस तरीके से वो अपनी मंथली पेमेंट को कम कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने चार्जेस को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से जो है सेल की सूरत में और लमसम पेमेंट की सूरत में अपनी प्री पेमेंट जो पेनल्टीज को बचा सकते हैं। ये चंद एक रिलीफ जो है गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किए हैं इस 2023 फॉल आउट जो स्टेटमेंट है उसमें। जरूरी नहीं है दोस्तों कि इस जितने भी रिलीफ प्रोग्राम आज गवर्नमेंट ने दिए हैं इसके लिए आप क्वालिफाई करते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है वो मेजॉरिटी जो है लोगों का ख्याल करते हुए बनाती है। मुमकिन है इससे कुछ लोग इससे रिलीफ ले सकें, मुमकिन है कुछ लोग जो है इस वक्त ट्रबल टाइम चल रहा है फाइनेंशियली, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ये चंद एक रिलीफ प्रोग्राम थे। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने जो आज के जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट दी है उसमें जो है वो जो शॉर्ट टर्म रेंटल था उस हवाले से कुछ उन्होंने इकदाम किए हैं। अब शॉर्ट टर्म रेंटल में इस वक्त 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18,900 के करीब जो घर हैं वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल में जो है वो शॉर्ट टर्म रेंटल पे थे। शॉर्ट टर्म रेंटल को क्रैक डाउन करने के लिए बीसी ने, क्यूबिक ने, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो ने कुछ इकदाम किए हैं और इनके लिए अपनी रिस्ट्रिक्शन भी दी हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन को भी लाजम करार दिया है और उस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस पे जो कंप्लाइंट करें उसको ओबे करें। इसको क्रैक डाउन करने का मकसद ये है कि ताकि किसी तरीके से जो है जो सप्लाई है वो बढ़ सके, लोग जो जो लॉन्ग टर्म लीज करना चाह रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल सके। अब फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है? फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि वो तमाम स्ट्रिक्टेड एरिया यहां पर जो शॉर्ट टर्म के जो रूल्स हैं इंप्लीमेंटेड हैं, जैसे कि वैंकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, इस ऐसे बड़े शहरों में अवेलेबल हैं और वो तमाम लोग जो वहां के जो रिस्ट्रिक्टेड रूल्स हैं उनको ओबे नहीं कर रहे, कंप्लाइंट नहीं कर रहे और इसके बावजूद जो अपनी शॉर्ट टर्म जो प्रॉपर्टीज को रेंटल कर रहे हैं, जब वो अपनी इनकम के अपना जब टैक्स फाइल करेंगे और उसमें अपनी शॉर्ट टर्म जो रेंटल इनकम को डिक्लेयर करेंगे, साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को भी डिक्लेयर करेंगे। जब एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करेंगे जिसमें आपकी मॉर्गेज कॉस्ट आ गई, प्रॉपर्टी टैक्सेस आ गए, आपकी कॉन्डो की फी आ गई, आपकी इंश्योरेंस आ गई, कुछ आपकी रिपेयर के जो एक्सपेंसेस आ गए, जब आप उसको क्लेम करेंगे इनकम के साथ और आपने उस सिटी के उस एरिया के जो ऑलरेडी जो कंप्लाइंट थी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया होगा, उनके जो तमाम एक्सपेंसेस क्लेम किए गए होंगे उसको डिनाई कर देंगे। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि वो तमाम एरिया जहां पर शॉर्ट टर्म रेंटल के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं और वो तमाम शॉर्ट टर्म रेंटल्स उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो ओबे नहीं कर रहे, कंप्लाई नहीं कर रहे, जब वो अपने टैक्सेस को फाइल करेंगे, शॉर्ट टर्म रेंटल के फाइल करेंगे और शॉर्ट टर्म रेंटल के टैक्सेस में जब अपने तमाम एक्सपेंसेस को क्लेम करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट जो है उनके तमाम टैक्सेस को वो डिनाई कर देगी। अब आपको पूरी जो आपकी शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और इसका जो अतलाक है फेडरल गवर्नमेंट ने वो 1 जनवरी 2024 से किया है। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने आज का जो 2023 फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट है उसमें अगले 3 सालों के लिए $50 मिलियन भी एलोकेट किए हैं। $50 मिलियन एलोकेट किए हैं कि वो तमाम जो एरियाज हैं जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, जिन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है इन्फोर्स करने में,
ये $50 मिलियन जो हैं उनकी जो कंप्लाइंट होगी उसको हेल्प करेंगे कंप्लाइंट करने में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट ये कर रही है कि शॉर्ट टर्म रेंटल जो करना है ये इलीगल नहीं है कनाडा में, लेकिन इसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शन होगी, इसकी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, इसको उस एरिया के जो रूल्स रेगुलेशन उसको भी कंप्लाइंट किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। जो भी उसको फॉलो करेगा वो अपने जो जब इनकम डिक्लेयर करेगा शॉर्ट टर्म रेंटल की जो एक्सपेंसेस होंगे उसको गवर्नमेंट जो है वो यकीनन अकोमोडेट करेगी, और जो कंप्लाइन नहीं करेंगे उनके जो एक्सपेंसेस को वो डिनाई कर देगी। इस तरीके से जो गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट ये कर रही है कि शॉर्ट टर्म जो रेंटल जो हैं जो कंप्लाइन नहीं कर रहे वो डिस्करेज होंगे, और जो प्रॉपर्टीज हैं जो वो लॉन्ग टर्म रेंटल्स के लिए अवेलेबल होंगी। सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी जो रेंटल का इस वक्त इशू चल रहा है वो भी इस तरीके से कम हो सकता है। ये जो चंद इकदामात हैं जो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं आपकी शॉर्ट टर्म रेंटल को क्रैक डाउन करने के लिए। इस इकोनॉमिक आउटलुक जो स्टेटमेंट है, फॉलो स्टेटमेंट है, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा 131 पेजेस की है। इसमें आने वाले सालों में यानी 2024-25 में जो गवर्नमेंट जो कनाडा की जीडीपी क्या होगी और कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ये सारी की सारी डिटेल है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इकदामात है गवर्नमेंट के जो गाहे बाय गाहे मैं आपके साथ इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ प्रोग्रामों के साथ आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि किस तरीके से ये जो जो प्रोग्राम है, ये जो भी इकदामात हैं, किस तरीके से आपके लिए एक वो बेनिफिशरी हो सकते हैं। उम्मीद है आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको जो गवर्नमेंट ने आज न्यू कैनेडियन मॉर्गेज चार्टर दिया है, यानी कि जो मॉर्गेज रिलीफ दिए हैं, और जो गवर्नमेंट ने आज शॉर्ट टर्म रेंटल का जो क्रैकडाउन का आज डिसीजन किया है, जो भी इन्होंने इकदाम किए हैं, इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको भरपूर एक्सप्लेन भी किया है और मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं चलते चलते आप दोस्तों से हमेशा की तरफ एक ही रिक्वेस्ट कि जो भी प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक हो तो ज़रूर दिया करें, ताकि मैं अपने प्रोग्राम को आपकी फीडबैक के मुताबिक मज़ीद बेहतर कर सकूं। अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपके साथ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।